सबको एड से पैसे डबल करने हैं, पर मेटा, गूगल, अमेज़न के जंगल में रास्ता कौन दिखाए। इस एपिसोड में हम मिलेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऑलराउंडर जियामुल से, जिनको 14 साल का सर्च, सोशल और मार्केट प्लेस का अबंडेंट एक्सपीरियंस है और कई ब्रांड्स को प्रॉफिटेबली ग्रो कर चुके हैं और अपनी ब्रांड नीलूज कलेक्शन को 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 50 लाख रुपए के मंथली रेवेन्यू पे स्केल अप कर चुके हैं। वो बताएंगे सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज, बॉटम फनल से कैसे शुरुआत करें, रोआस का रॉकेट कैसे बनाएं, एजेंसी से शुरू करें या इन हाउस से, एआई क्रिएटिव से आधे दिन का काम मिनटों में कैसे कंप्लीट करें। मैं हूं वैभव और हम डेटा से ऑनलाइन बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग नाउ। हाय जियामुल, वेलकम टू अ सेकेंड एपिसोड फॉर आवर पॉडकास्ट। ऑलरेडी पहले एपिसोड में आपकी जर्नी के ब्रांड के बारे में, आपने कैसे शुरुआत करा, आपने कैसे उसको 0 to 1 स्केल किया, उसके बारे में बात करी। इस एपिसोड में स्पेसिफिकली आपसे आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहते हैं और उस पर हम डीप डाइव करेंगे। सो ऑलरेडी हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि आपका 14-15 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। मैंने आपको ये भी बोला कि आप एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर की तरह क्रिकेट में एक ऑल फॉर्मेट मार्केटियर भी हैं, जहाँ पे आप गूगल, मेटा, मार्केट प्लेसेस सब में आप बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हैं और उसका रिजल्ट आपके ब्रांड में देखने को मिल ही रहा है। सो अगर हम इसी बारे में थोड़ा सा डीप डाइव करके बातें करें कि अगर आप ये बता पाएं कि आज की डेट में ब्रांड्स को अपने मार्केटिंग फंक्शन को पहले किस तरीके से देखना चाहिए, क्या उनको, और ये आप स्टेजेस में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक बिल्कुल एक नई ब्रांड है जो अभी बन रही है, फिर अर्ली स्टेजेस पे है, फिर थोड़ा ग्रोथ स्टेजेस पर है, तो उनको मार्केटिंग को पहले तो कैसे देखना चाहिए? उनको एजेंसीज के संग काम करना चाहिए या उनको इन हाउस टीम्स बनानी चाहिए? Thank you so much, sir, again hosting me for the second episode, I would say. So again, let me divide this question again into a couple of buckets. So first is if someone is starting new, तो उनको किस टाइप का सोचना चाहिए। तो अगर कोई भी पहले, आई जस्ट कंसिडर दिस एज है कि हम लोगों का जो नीड्स, तो उसके एंगल में फोकस करना चाहिए। पहले हम लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचते हैं। तो ऑलवेज फर्स्ट थिंग इज एनी ब्रांड्स फर्स्ट शुड हैव अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी कि हाउ वी कैन मेक मनी, सो नॉट टू लूज मनी, बिकॉज लूजिंग मनी से ज़्यादा दिन नहीं चलते कुछ भी चीज़ें। तो टू मेक मनी फ्रॉम द बिगिनिंग, आई वुड से कि फोकस ऑन बॉटम ऑफ द फनल मार्केटिंग में, कि जहाँ पे इंटेंट ऑफ परचेज इज वेरी हाई, हाउ वी कैन कैपिटलाइज दोस। तो दिस विल बी माय फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जैसे उनको किस के साथ काम करना है, तो अभी देखिए कि काफी सारे लोगों के पास ये इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं। क्वेश्चन इज के तो फिर क्या वो सोच नहीं सकते ब्रांड बने? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एजेंसी ऑलवेज इज अ एक्सटेंडेड टीम फॉर एनी कंपनी। तो इफ यू कैन ट्रीट देम इन राइट वे, कि अगर when we, because a lot of company, they or brands, they make a mistake that when they start works with the agency, they share very limited information with the agency. So again they feel that might be we should not share that business strategy and all of this. But unless and until agency knows your stuff, they cannot play that role better. कोई भी एजेंसी अगर बिगिनिंग में हो, तो मैं बोलूँगा कि अगर इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं, आपका जो स्ट्रेंथ है उसके ब्रांडिंग अच्छा आता है, प्रोडक्ट राइट सोर्सिंग आता है, पैकेजिंग अच्छा करना आता है, तो यू फोकस ऑन ऑल ऑफ दिस। बट उनके साथ आपका जो एजेंसी है होगा, तो आप उनके साथ ये कीजिए कि शेयर आपका क्या मार्जिन हो रहा है, कौन सा कैटेगरी में ज़्यादा मार्जिन है, तो उस बेसिस पे हो सके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करना है। एंड देन आपका क्या यूएसपीज है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, तो सारी चीजें इफ यू कैन शेयर विद दैट एजेंसी, एंड देन बिफोर जंपिंग इनटू क्रिएटिंग अ कैंपेन। क्योंकि बहुत सारे एजेंसी क्या कर देते हैं ना, ये सुन के ही ये डायरेक्टली कैंपेन में काम कर, तो उनको एक ब्रांड का पूरा पहले ये ब्रांड को समझना बहुत जरूरी। तो आप पहले हो सके जितना हो सके शेयर एज मच डिटेल एज पॉसिबल विद द एजेंसी, and make sure they knows your brand, they knows your customer persona, they knows what you are trying to sell. तो जैसे ही ये डिटेल्स सारे किसी को मिल जाता है, तो देन दे कैन वर्क्स बेटर। तो इन माय ओपिनियन यू कैन वर्क विद योर एजेंसी, और इफ यू हैव दैट इन हाउस स्ट्रेंथ तब कर सकते हो। बट ओनली अगर ये भी पॉइंट आ जाता है कि एजेंसी तो बहुत फीस ले, तो आप उनके साथ ये मॉडल में जाओ शुरू में कि नाउ हम लोगों का
इतना ज्यादा तो, बट इफ यू कैन फोकस ऑन सम सॉर्ट ऑफ विद ग्रोथ सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू मॉडल, तो इट हैज टू बी अ विन विन फॉर बोथ ऑफ देम। ये भी ग्रो करने से उन्हें भी ग्रो करना है, तो आपके एंड से भी उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि ये ब्रांड माइट बी इट्स वेरी स्मॉल इन टूडेज रेट, बट डाउन द लाइन 3 months और 6 months इट कैन रीच टू अ सर्टेन लेवल। तो दिस विल बी माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। ग्रेट पॉइंट्स। बट आप एक बात ये बताइए कि और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं और हम लोग रोजमर्रा ये देखते हैं कि एक मार्केटिंग इज द बिगेस्ट स्ट्रगल। आपने राइट प्रोडक्ट भी सोर्स कर लिया, वो भी हो जाता है, लिस्टिंग, कैटलॉगिंग, सब कुछ हो जाता है, मार्केटिंग पर आके ही बात अटक जाती है। तो मार्केटिंग बिकम्स दैट लिवर जहां पर क्या आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, ज्यादा टाइम और मार्केटिंग एफर्ट्स और क्या रोआस आ रहा है उसके ऊपर ही आके। तो इसीलिए मार्केटिंग बिकम्स दैट कोर क्रक्स फंक्शन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बारे में अगर मैं खाली आपसे ये समझूं, एजेंसीज के साथ में ऑब्वियसली अगर आप नए हैं तो आप किसको हायर करोगे, कहाँ से आप हायर करोगे, ये भी हमको नहीं पता होता है। और अगर आज की डेट में हम लोग बेसिक ही ये डिस्कस करें कि आज की डेट में जो यंग मार्केटियर्स हैं उनकी क्या क्या पढ़ते हैं, वो कहाँ पे उनको रिक्रूट करा जा सकता है। आप बिल्कुल ही फ्रेशर को लोगे या 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को लोगे या आप किसी सीनियर को हायर करोगे, और एक टिपिकल वो सैलरी रेंजेस क्या, तो एक, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन ये इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि अगर आज मैं अपना एक ब्रांड स्टार्ट करूँ और मुझे किसी को इन हाउस रखना है, तो मैं क्या मार्केटिंग का बजट रखूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेंड्स और एक टीम एक्सपेंस में। बेसिक आंसर बताइए इसके बारे में। तो अगेन इसका आई वुड से कि इसका 2-3 तरीका है। तो फर्स्ट थिंग इज के ये जो मार्केटिंग एक चैलेंज बन जाता है, तो कि मार्केटिंग में आके स्पेंड ज्यादा हो जाता है, देन ब्रांड स्टार्ट्स बर्निंग मनी। तो उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है समझना कि व्हाई समथिंग इज नॉट कन्वर्टिंग, बिकॉज मार्केटिंग का कपल ऑफ मेट्रिक्स आर वेरी की। तो जैसे कि कन्वर्जन रेट एक हो जाता है, एक क्लिक थ्रू रेट हो जाता है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट लोग देख के वो चीज क्लिक कर रहा है एंड देन कन्वर्जन रेट इज लो, दैट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर लोग क्लिक ही नहीं कर रहे तो अगेन माइट बी यू आर टारगेटिंग द रॉन्ग ऑडियंस, यू आर टारगेटिंग द रॉन्ग सर्च टर्म्स, यू आर शोइंग इन द इरेलेवेंट प्लेसेस। तो ये जगह पे ये हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर जंपिंग इनटू अ कंक्लूजन कि व्हाई मार्केटिंग इज नॉट वर्क। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आई सॉ दैट they make a mistake that instead of identifying the root cause why something is not performing, they jump into a taking actions based on that matrix. Okay, ROAS is falling, let me reduce the beats or reduce the add negatives or something like that, or compose that. So for me is always first important factor is to identify the root cause why something is not converting, because if someone is clicking, that means they need this, or might be you are able to meet their need, whatever they need have. Now either it could be your price, it's not meeting their it's higher than the market standard, and also that value proposition what you are offering with that price point, it's not meeting it. Could be that product cataloging is not cataloging, unable to show the right messaging, or could be your product rating is terrible, customers are not giving the right ratings, or might be there could be a number of reasons that why something is not converting. So marketing metrics and all, these are all for me, it comes to a second. First we should identify the root cause of it. So, and second I would say that when they have to hire a resource, now what kind of qualifications that person or the number of years experience should have. Now again it's a different way we can answer. So first thing is, if someone is having 1 year of experience, so you can consider that the person knows might be very limited sort of things. So experiences, and if someone is having 14 years of experience, so that person always will have plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. So marketing is all about how many experiments you are doing, and there are no thumb rules that this is going to work. So you need to keep experiment, and then you will find success with something. So, and that experiment or plan B, plan C idea, it comes with experience. You can have a in-house resource for execution with a 1 year or 1.5 year or 6 months, but someone to guide that person, you need to have someone who is experienced and helping that person to try out different things. So this is my thought on that way. ग्रेट पॉइंट। इस पे भी 1-2 सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि एक तो आपने ये पहली बात बोली कि अगर आप किसी एजेंसी को ऑनबोर्ड करते हो को अंडरस्टैंडिंग, उनको एक नॉलेज ट्रांसफ़र करना होता है, आप उनको समझाना होता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है।
ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना रियलिटी में प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है और कर पाते हैं लोग। और एक तो आपने ब्रांड की अंडरस्टैंडिंग इनिशियली दे दी, लेकिन फिर नए प्रोडक्ट्स हैं, नई कैटेगरीज हैं, कितना जो आउटसोर्स टीम्स होती हैं या फिर इन हाउस टीम्स भी होती हैं, वो कितना प्लग इन होती हैं कि हम लोग एक्चुअली में क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या उसकी यूटिलिटी है। क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई सारे लोग होते हैं वो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच होते हैं प्रोडक्ट से, उनको पता ही नहीं होता। मार्केटिंग फॉर देम इज जस्ट क्रिएटिंग अ कैंपेन। कुछ कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज होती है कि ये कैंपेन है, इतना बजट, इतना बिड, इतना करके लगा दो, उसको थोड़ी देर के लिए ट्रैक करो, फिर चल रहा है तो और करो, नहीं कर रहा तो उसको बंद कर दो। तो आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है मार्केटियर को प्रोडक्ट के बारे में पता हो? और उसका फ्लिप साइड ये है कि अगर हर चीज हर किसी को पता लगने लग जाए और वो उसको उतना डीपली इन्वॉल्व होए, तो उसकी देन देयर इज अ इशू विद स्केल एंड स्पीड ऑल्सो, कि आप किससे सबको सब कुछ बता पाओगे, कैसे कर पाओगे। तो इसका क्या सही बैलेंस और क्या सही आंसर है? It's a very good question. I would say that most of them generally struggles here. So first of all, that if you're working with any agency, most of the brands, they make a mistake, consider that agency as an external function. So where it's as a fear also that we should not share such kind of or a lot of details with them. But unless and until we are considering them as an extended team, it's going to break. But in reality, to be honest, as per my experience, I've seen that 90% cases is true, it don't work. So don't work in the sense and don't share such kind of details with the agency. So, and this is when things breaks. Again, I think here is that both the parties make a mistake, where agency also, has fear of asking such kind of questions to the brand that uh, uh, what sort of questions should be the right questions before to begin the journey. And most of the time they feel that if we ask such kind of question, might be they may get offended and they may not share such kind of information and they may stop continuing that relationship. Other way is also agency in-house team, they becoming so much that campaign. I feel somewhere that they need some sort of e-commerce knowledge or business level knowledge instead of only campaign. So somewhere that they should have, that internal team or agency team should have a mix of person who is bringing some sort of e-commerce knowledge, where can ask some a lot of relevant questions to the brand instead of only the discussion around campaign, ROAS or something like that. Rather can get into a deep dive more, that if something is not working, what else could be the reason and how we can make it better. So instead of blaming to the agency, if both of them can sit together and to solve the root cause, because campaign is that one function which show it to the right audience or right customer, and agency can do it. But if something is not converting, it's not on their hand. So being a brand also, you need to understand what sort of information needs to be shared, and at the same time sitting with them, identify the root cause and solve it together. So this is how, then if you are also planning for scaling it, now again I would recommend to sit together with the agency, make sure your goal is aligned with goal, they are understanding it and they are completely aligned with this. Right. Just last couple of questions before we move to channel specific queries, but on this agency, in-house marketing function, in all objective की भी बात की। Objective तो at the end of the day is higher sales only, right? Or are there other objectives also? Or are you talking about very micro objectives to be achieved? Objective, I would think that at the end of the day it is कि मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, मुझे 2, 3, 4, 5 चाहिए, मुझे इतनी की सेल इनऑर्गेनिक बेसिस पर। सो एक तो वो बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया। आर देयर अदर स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स आल्सो? तो अगेन कि जैसे एक जैसे आप बोले कि सेल्स होना चाहिए, सेल्स इज ऑलवेज दैट की ऑब्जेक्टिव फॉर एनीथिंग, बिकॉज आपका सेल्स हो रहा है तो सारी चीज सॉल्व हो जाता है डे बाय डे। लेकिन जो सेल मैं एज ए ब्रांड करना चाहता हूँ वो सेल हो रहा है, या जो सेल मैं नहीं करना चाहता हूँ वो सेल हो रहा है। तो क्या होता है, काफी टाइम ब्रांड जैसे उनका जो प्रोडक्ट मिक्स होता है, प्रोडक्ट मिक्स में देयर आर प्रोडक्ट्स जो उनको मेंटेन करना पड़ता है, माइट बी विथ अ वेरी वेरी लो मार्जिन, बट उनको क्या होता है कि टू एक्वायर द कस्टमर दे नीड टू मेंटेन सच थिंग्स। नाउ उस केस में अगर उसका माइट भी आपका जो प्राइस कंपिटिटिवनेस होगा, माइट बी यू आर बेस्ट इन द मार्केट,
बट आपका जो मार्जिन होगा माइट भी सबसे थीनेस्ट होगा। तो उसमें आपको अगर ज़्यादा सेल कर दिया कोई, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका बॉटम लाइन में इम्पैक्ट आ जाएगा। तो टू अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए एंड ऑल्सो दैट मार्जिन लेवल के कहाँ पे होना चाहिए, दैट प्लेज अ की रोल। कहाँ पे ये गेम उनको समझना है, एंड देन वायर यू नीड टू स्केल। देखिए जो मार्केट स्टैंडर्ड है बेस्ड ऑन ऑल द रिसर्च एंड ऑल्सो द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स है, वो को 8 to 15% के रेंज में मार्केटिंग बजट होना ही चाहिए। तो नहीं तो कोई भी ब्रांड स्केल नहीं कर पाएंगे। माइट बी इनिशियली इट मे गो लिटिल हायर साइड, बट ओवर द टाइम यू नीड टू पुल बैक एंड देन यू नीड टू मेंटेन इन दिस रेंज। राइट। और अगला सवाल है आपका एजेंसी मॉडल के ऊपर। आपने, हाँ, आपने मेंशन किया था कि आप फिक्स प्लस वेरिएबल आप इसको रख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली कितना फीजिबल होता है? क्या हर एजेंसी इसके लिए ओपन होती है कि वो फिक्स्ड कम करके रेवेन्यू बेसिस पे शेयरिंग कर पाते हैं, या जितना जैसे हमने देखा है कि ये वो स्पेंड का एक परसेंटेज ही लेते हैं? सो ये प्राइसिंग फ्रॉम अ एजेंसी पर्सपेक्टिव किस तरीके से काम करती है? देखिए क्या हो रहा है कि इट वर्क्स है लोग उसमें। एक ही चीज बोलूंगा कि अगर अपने एक अच्छे से उनके साथ उनको अच्छे से अपना गोल शेयर किए कि यू नो एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव नाउ, क्योंकि आप एक ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हो ब्रांड, उसी टाइम पे आप कैसे ज़्यादा पैसा दोगे किसी को। तो बट आप उनको ये भी एक कॉन्फिडेंस देते हो कि एक तो है कि अ, मैंने 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइंस में क्या होगा कि हम लोग अगर ग्रो करेंगे ये स्पीड में, तो हम लोग किसी के साथ किसी के पास तो एटलीस्ट उनका जो फर्स्ट 6 मंथ्स का एजेंसी साइड में भी दे विल बर्न मनी, क्योंकि उनको शायद से जो एडिशनल रिसोर्स जाएगा टू बिल्ड योर ब्रांड। अगर इफ दे कैन सी के नहीं उसके बाद जो नेक्स्ट 1.5 ईयर होगा, देन देयर वी कैन मेक मनी एंड विल वर्क टुगेदर फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स। ये कॉन्फिडेंस से अगर जाएंगे एंड इफ यू कैन मेक इट विन इट, अगेन वी कैन हैव सर्टेन यू नो टर्म्स एंड कंडीशंस के अगर उन्हें ठीक से डिलीवरी नहीं करे, काम ही अच्छा नहीं है, तो वो केस में भी हम लोग ये भी क्लॉज रख सकते हैं कि नहीं इट विल नॉट वर्क। तो अगर मेरे हिसाब से अगर बड़ी एजेंसी डेफिनेटली यू कैन नॉट अफोर्ड एंड दे विल नॉट कम इनटू द पिक्चर बिकॉज देयर आर बिग एजेंसी, दे आर द जायंट। तो उनके पास बड़े ब्रांड्स भी है काम करने के लिए। बट देर आर लॉट ऑफ एजेंसी आज के डेट में इंडिया में, काफ़ी सारा डिजिटल मार्केटर हो चुका है एंड काफ़ी एजेंसी भी आ चुके हैं। तो वी कैन फिगर आउट यू नो सच काइंड ऑफ एजेंसी हु आर रेडी टू वर्क फॉर सच काइंड ऑफ मॉडल। नो फेयर। और एक और पॉइंट, आपने स्ट्रैटेजी वर्सेस एग्जीक्यूशन का सेग्रीगेशन की बात करी थी कि आप किसी जूनियर को इन हाउस एग्जीक्यूशन के लिए रख सकते हैं। कि जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स की एग्जीक्यूशन वुड मीन कि एक किसी ने एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करे कि क्या कैंपेन्स किस तरीके से, कितना बिड कितने बजट पे होते हैं उसको, लेकिन फिर भी आपको एग्जीक्यूट करने के लिए पैनल पे जाना पड़ेगा जिसके भी प्लेटफॉर्म पे है, और वहाँ पे आपको चीज़ें इनपुट करनी पड़ेंगी। तो वो जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो कोई किसी को रख सकता है जूनियर पर्सन को करने के लिए। एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये करी है कि मैं ये हमेशा फाउंडर्स को यही बोलता हूँ कि आपको खुद भी ये सारा काम एक बार खुद कभी करना चाहिए समझने के लिए कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं। क्योंकि मैंने कुछ फाउंडर्स को देखा है जिन्होंने कभी भी एड्स का पैनल कभी ज़िंदगी में खोल कर ही नहीं, उन्होंने आज तक कभी सेलर सेंट्रल में, उनको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या चल रही है। और अगर आप 1-2 बार कुछ बेसिक चीज़ें खुद से भी करें तो आपको ही पता होता कि क्या चीज़ है, कितना टाइम लग रहा है, कितना एफर्ट लग रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना नहीं है। ताकि कोई भी कुछ भी आके कुछ भी बोलेगा तो आपको, आप बिल्कुल ही डम्बफाउंडेड नहीं हो, आपको लगेगा कि हाँ, मुझे पता है कि ये आदमी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है कि क्या फाउंडर्स को कुछ टाइम, थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में या बाद में भी या ग्रोथ के टाइम पे भी उनको अपना टाइम देना चाहिए इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के लिए, या फिर वो ऊपर-ऊपर से ही? देखिए 2 चीज़ें हैं, अगेन बोलूँगा कि एक तो है कि अ, उनको जो फाउंडर का ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें होते हैं कंपनी को, तो अगर किसी का ये स्ट्रेंथ नहीं, तो देयर आर पीपल हु कैन डिलीवर दिस। बट उनको जो नॉलेज आप बोले, जैसे जैसे मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है बट मुझे बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट मेरे को ये कहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्या इबिटा हो, क्या नेट प्रोवेन्यू पैड होता है, तो ये मैट्रिक्स का मीनिंग भी समझना चाहिए एंड हाउ इट्स हैपनिंग ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि ये जैसे ही अगर किसी को टाइम भी नहीं, तो इंटरनली ये ट्रेनिंग सेशन भी, तो उन्हें एज ए फ्रेशर ऑल्सो कैन ज्वाइन सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू गेट द नॉलेज। तो फिर कल के डेट में क्या फाउंडर कैन आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि ये है
तो एंड देन हाउ वी कैन मेक इट बेटर। डिजिटल में डिजिटल नॉलेज होना चाहिए कि वो जो अगेन बेसिक लेवल का नॉलेज इज फाइन, बट उनको एग्जीक्यूट करने की जरूरत मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर अपन एग्जीक्यूट शुरू से किए थे, आई थिंक वो एक अलग चीज़ें है अपने में, बट किसी को नहीं आता है तो आई थिंक इट्स फेयर, बट टू नो इज इम्पोर्टेंट कि हाउ इट्स हैपनिंग। करेक्ट, नो नो एब्सोल्युटली राइट। और एक आपने एक और रूट कॉज एनालिसिस की बात करी थी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपने ये भी बहुत अच्छे से मेंशन किया कि सभी की सेल बढ़ाना इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, किसी को जस्ट लाइव रखना ही होता है। और ये भी हमने देखा है कि मार्केटिंग टीम्स और दूसरी टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन और वो साइलो में काम करने की वजह से भी कई सारे डिसीजन होते हैं जो कि गलत तरीके से ले लिए जाते हैं। कि अगर मान लीजिए कोई लिक्विडेशन पे माल पड़ा हुआ है, उस पर भी मार्केटिंग के एड्स चल रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग टीम को पता ही नहीं है कि ये लिक्विडेशन के एसेंस है, SKUs है। कुछ आउट ऑफ स्टॉक है तो उनको नहीं पता, उस पर भी एड्स चल रहे होते हैं। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है, और फिर वही रूट कॉज एनालिसिस में सारा पार्ट इंक्लूडेड हो जाता है एक तरीके से। बट रूट कॉज एनालिसिस जो आपने बात बोली कि आपका CTR अगर लो है लेकिन इंप्रेशन ज़्यादा है, CTR भी अच्छा है लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो क्या इसका मतलब कैटलॉग में कुछ गड़बड़ है और उसको कैटलॉग को ठीक करना चाहिए, या फिर कुछ और है? तो ये दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन इसके लिए आप कुछ एडवाइस शेयर करना चाहें कि जिसको नहीं पता है RCA रूट कॉज एनालिसिस कैसे करना है एग्जैक्टली, के लिए कोई रिसोर्स है या फिर एक्सपीरियंस है या कुछ और तरीका है समझने का? तो एक्चुअली क्या है कि जैसे कपल ऑफ इयर्स बिफोर तो आई वाज अटेंडिंग वन डेल कार्नेगी का लीडरशिप प्रोग्राम। तो उसमें एक चीज सिखाए थे कि जो है कि जापानीज कैसे इतना सक्सेसफुल है। तो बोलते हैं कि दे फॉलो दैट 6 स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो दे नेवर कम इन टू अ कंक्लूजन विद इन 1 स्टेप। तो फर्स्ट अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड, व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड व्हाई, so there are might be 3-4 why, and then pick that one which is that most relevant, and then again उनका why, and then if you, so maximum जितना भी दुनिया में प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विद इन 3 वाई में, तो बट 6 इज दैट मैक्सिमम जो कोई भी जा सकता। तो अगर कोई भी रूट कॉज में जो मोस्ट ऑफ द मार्केटर से मेक अ मिस्टेक, वो लोग ना फर्स्ट वाला वाई में ही ना एक्शंस ले लेते। तो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, तो टू गेट इनटू द रूट कॉज ऑफ इट। और ये एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलता है कि एक्चुअल में रूट कॉज क्या है, कि कैटलॉग गलत है या साइज गलत दिया हुआ है, या फिर आपके कैंपेन गलत, टारगेटिंग में आपने गलत कीवर्डिंग कर रखी थी। ये एक्सपीरियंस ही समझ में आया, करके ही समझ में, ठोकर खाकर ही, या कोई और तरीका है इसको जल्दी से? देखिए क्या होता है ना, जैसे हम लोग लाइफ में जब काम सीखना शुरू किए थे, यूनिट ऑफ द राइट मेंटर, कि अगर उन्हें डे 1 से आपको सही से सिखाना, तो क्या पता आपको 1 साल में या तो 6 मंथ्स में ही आदत, अगर उसी टाइम पे आपको कोई इस टाइप का काम सिखाती है यार, ऊपर में जाके देखो और एक्शंस ले लो बल्क में, तो देन उस चीज का वो प्रॉब्लम हो जाता है कि इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यूर, बट अगेन टू बी ऑनेस्ट कि डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही होता है। एक्सपीरियंस बोलो तो लाइफ में बहुत कुछ देख के, बहुत कुछ धक्का खा के, लात खा के तो लोग सामने आते हैं। तो एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली यू कैन नॉट इग्नोर, एंड एक्सपीरियंस से ही सारे चीज जो है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी आते हैं। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस विल बी द की फैक्टर, बट अगेन नया मार्केटर होता है, नया ब्रांड होता है, तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या पता कि सराउंडिंग्स में ढूंढ के निकाले कोई अगर ऐसे एक्सपीरियंस है, तो उनको कुछ सर्टेन परसेंटेज के एडवाइजरी के इक्विटी दे के लेके ई सॉप, या तो एडवाइजरी इक्विटी प्लस स्मॉल एक रिम्यूनरेशन भी साथ में देके, ताकि दे कैन अफोर्ड दिस एक्सपर्टाइज ऑल्सो। बिकॉज आपको एक चीज में बिलीव करना ही होगा, आप अगर इफ यू आर प्लेइंग इन डिजिटल फील्ड, तो डिजिटल एक्सपर्टाइज विल बी द की, तो उनको यू कैन नॉट इग्नोर। करेक्ट, परफेक्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट उस पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे, जहाँ पे जो पूरा मल्टीवर्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स हैं अब जो क्रिएट हो गए हैं। अब एक्चुअली में मल्टीवर्स है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिफरेंट। हर किसी का एक अलग पैनल है, हर किसी की अलग टर्मिनोलॉजी, अलग स्ट्रैटेजीज, अलग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो और जितना एटलीस्ट हम लोगों ने भी देखा है कि बहुत ही कम लोग हैं जिनको सभी की प्रॉपर नॉलेज है। क्लेम सब लोग करते हैं लेकिन नहीं हो पाती है। जो अमेजोन को ज़्यादा अच्छा समझते हैं वो मेटा में नहीं कर पाते हैं। जो मेटा थोड़ा बहुत ढंग से समझते हैं उनको मार्केट प्लेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
180 डिग्री डिफरेंसेस हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट हैं इन द वे दे बिहेव, इन द वे व्हाट वर्क्स एंड डज नॉट वर्क. सो इस अब ये मल्टीवर्स और मल्टी चैनल एनवायरनमेंट में आपका क्या एक जनरल एडवाइस है, यूनिवर्सल ओवरऑल, और उसके बाद में फिर हम चैनल बाय चैनल भी बात करेंगे. नहीं, आज के डेट में कस्टमर परचेज जर्नी टू बी ऑनेस्ट और भी डिफिकल्ट हो गई. ये फोन वगैरह बहुत होना शुरू हो गए, तो और भी डिजिटल बूम हो गए, इंटरनेट का एक्सेस हो गए, तो डे बाय डे इट्स बिकमिंग मोर डिफिकल्ट. उसके बाद काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो गए, तो ये इम्पोर्टेंट है. बट एक चीज़ जो है, जो मार्केटर है ना, उनके लिए डिफिकल्ट क्यों हो जा रहा है कि इतने सारे चैनल में नया नया चैनल आ रहा है. बट आइडियली अगर देखा जाए ना, तो कोई भी चैनल ना ये डिफिकल्ट नहीं है. दैट मिस्टेक्स पीपल आर मेकिंग कि टू अंडरस्टैंड कि इस चैनल का किस लिए है, कि एवरी चैनल ब्रिंग्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स फॉर द ब्रांड. तो जैसे मैंने पिछले वाले सेशन में भी बता रहा था, मेटा इज अ पुश मार्केट. नाउ अगर पुश मार्केट में आपको खेलना है, तो व्हाट शुड बी योर entire targeting strategy, your creative strategy, what would be your, because now here Meta, it comes with the audience to know your customer persona, and accordingly, because a lot of marketers, they don't even know who is their customer. So that Meta, it's purely doing the right audience targeting and then targeting it. So now each channel, like, again, when it comes to Amazon, you have a limited sort of scope to do such kind of targeting. Now here Amazon is also, it's purely different ways there are targeting options. Like there you can go with the intent ways, there you can go with the competitor ways, even you can go with your branding also certain part. But most of these are purely intent based. So, and then Google, again, now Google PMax came into the picture. Now they're trying to cover that Meta's role as well as Amazon's roles in the single place. So now उनका वीडियो भी आपका चले जाता है, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, एंड दे ऑल्सो दे ट्राई टू कंप्लीट दैट कस्टमर परचेज जर्नी, जहाँ पे वीडियो विल प्ले एज ए पुश मार्केट, एंड देन आ जाता है वो जो एक डिस्कवरी फेस हो जाता है, एंड देन आके एक कस्टमर विल कम एंड सर्च अबाउट दिस ब्रांड एंड देन कंप्लीट द परचेज. तो इस टाइप के अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये कोई एक डिफिकल्ट नहीं है टू अंडरस्टैंड एवरी चैनल है. सो फॉर अ मार्केटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मेरा ईच चैनल इज फॉर व्हाट, एंड जो भी एड टाइप है, आई एम रनिंग इट फॉर व्हाट. एवरीथिंग कैनॉट बी ROI ड्रिवन, एंड एवरीथिंग कैनॉट बी ट्रैफिक ड्रिवन. तो बैलेंसिंग इट बोथ, बैलेंसिंग इट बिटवीन, देयर आर कैंपेन्स इट वुड बी हाई ROI driven, there are campaign would be low ROI driven, but each campaign should have a different sort of goal, and that everyone should understand, and accordingly they should focus. इसमें आई वांटेड टू टॉक अबाउट एट्रीब्यूशन फर्स्ट, बट आपने जो बात बोली उससे एक और ये थॉट आया कि पूरे मार्केटिंग फंक्शन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन एवरीबडी एल्स आल्सो. सो आपके ग्रोथ टीम हो गई, अगर इफ़ यू आर इन अ बिग टीम सेटअप, तो आपका ग्रोथ टीम पे, फाइनेंस टीम पे, ऑब्वियसली फिर कैटलॉगिंग, ब्रांडिंग टीम पे, इन सब चीज़ों पे, सब पे एक डिपेंडेंसी रहती है. तो हाउ डज दैट नाउ वर्क की जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम्स टू मेक यू सक्सेसफुल. लेकिन अगर आपको एक नया क्रिएटिव चाहिए या कुछ नया आपको ब्रांडिंग के लिए चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहा, जब तक वो आया तब तक वो फिर हिट नहीं हो पाया कि आपको जो भी A/B टेस्टिंग करनी थी या कुछ जो भी था. सो ये चीज़ों का कितना रोल होता है, या फिर ये हमेशा ओवरब्लो ही होती हैं? दोज थिंग्स will not matter as much as what the marketeer does at the end of the day. So again, it's actually a very very relevant question, as in what I have seen also, and also a lot of people see such kind of things. So एक चीज ऐसे होता है कि जो मार्केटर होता है ना, तो दे आर द पर्सन हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट, लास्ट वाला जो पार्ट प्ले करते हैं ना. मार्केटर को, जैसे कि अगर ये ऑफलाइन है, डायरेक्ट सेल्स में देख, देयर आर लॉट ऑफ सेल्स पर्सन हु आर गेटिंग इनटू द फील्ड, एंड देन दे आर कंप्लीटिंग द परचेज. स्पेशली ये जो डिजिटल मार्केटर होता है ना, इनका रोल वही है टू मेक द परचेज, सपोर्ट करना ऑल द फर्दर फंक्शंस, एंड शुड हैव अ इक्वल रोल टू प्ले. क्योंकि दिस फंक्शन इस चैनल कैनॉट परफॉर्म अलोन. तो उनके लिए ऑल द बॉटलनेक्स एवरीवन शुड हियर, एंड एवरी फंक्शन हैज टू वर्क टुगेदर. लाइक जैसे आप बोले कि फाइनेंस ऑल्सो
cannot talk about, EBITDA continuously. If EBITDA is breaking, then finance also should sit together with that marketing function and understand कि ये क्या possibility है and क्यों नहीं हो रहा है. At the same time, जैसे कैटलॉगिंग एक टीम हो जाता है, ब्रांडिंग टीम हो जाता है ना, उनका भी इक्वल रोल बनता है कि अगर एनीथिंग इज नॉट कन्वर्टिंग ना, आपका अगर कैटलॉग ही अच्छा नहीं है, जो फोटो है वही अच्छा नहीं है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टच पॉइंट्स फॉर द कस्टमर इफ समवन इज सेलिंग ऑनलाइन. अगर वो फर्स्ट टच पॉइंट से अच्छा नहीं है तो लोग खरीदेंगे कैसे? द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग इज showing that that person is responsible, but ideally because that other team does not perform well, तो marketing is suffering. At the same time growth बोल के कुछ है नहीं, growth marketing का ही पार्ट होता है. तो वो जो है कोई अगर बोलते हैं कि मेरे को जो चैनल पार्टनर से बात करना ये ग्रोथ है, वो सब नहीं है. तो इट्स अ मार्केटिंग टीम हु विल बी ड्राइविंग दैट ग्रोथ फॉर द कंपनी. तो and that function generally should have knowledge of that entire P&L also, because marketers should have knowledge P&L में क्या हो रहा है, and then if they have to build that marketing strategy, क्या क्या role play होना चाहिए. Correct, absolutely. Last question before we go back to the multiverse and attribution, multi-touch, all of those. एक जो एग्जाम्पल मैं सबको बार बार देता हूँ और कि व्हाट इज दैट लाइन जहां पर ऑर्गेनिक टर्न्स इनटू इनऑर्गेनिक, वाइस वर्सा का आप कैसे समझते हैं कि यही जो आपने 8 से 15 का एक, बट किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, बट क्या वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अब मैं अगर इसके ऊपर खर्चा करूंगा तब मैं अपने ऑर्गेनिक में क्योंकि मैं जो एग्जांपल देता हूँ वो ये था कि एक आपने मेरे फादर की चांदनी चौक में, हमने चांदनी चौक में वैसे देखा है कि कुछ टाइम के बाद में लोग आवाज मार मार के लोगों को बुलाते थे अंदर कि आओ यहाँ सामान खरीद लो. तो वो मार्केटिंग फंक्शन एक तरीके से अगर उसको इक्वेट, तो अब मैं तो अपने घर से निकला था उसी दुकान से सामान खरीदने के लिए, तो मैं तो उस दुकान में वैसे भी घुसने ही वाला था, लेकिन वहां पे 2 बंदे खड़े होकर आवाज लगा के बुला रहे थे, तो उन्होंने अपने में एट्रीब्यूशन कर लिया कि देखो इसको हम लेकर आए थे अंदर. तो जो ये जो ऑर्गेनिक ईटिंग इनटू इनऑर्गेनिक एंड वाइस वर्सा कि कोई इसके बारे में आप कुछ बताइए कि इसको. तो अगेन ये ना एक बहुत बड़ा डिबेट है, एंड मोस्ट ऑफ द एक्चुअली मार्केटर्स ना इसके ऊपर एक्चुअली बहुत बारी ये अगर डिस्कशन में फंस जाते हैं, ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक का ट्रैफिक लेके जा, तो ये ना कैसे वर्कआउट होता है. अगेन इट्स प्योरली फ्रॉम माय एक्सपर्टाइज और माय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर आई हैव सीन. अपना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को एक दिन के लिए या तो 1 वीक के लिए बंद कर दो ना, धीरे धीरे आप खत्म हो जाओगे मार्केट. तो मोस्ट ऑफ देम क्या मिस्टेक करते हैं कि इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द प्लेटफॉर्म्स, लाइक गूगल हो जाता है, या तो मेटा हो जाता है, या तो अमेजन हो जाता है, तो फ्लिपकार्ट हो जाता है, कोई भी है. तो जो लोग मिस्टेक करते हैं, कंसिडर दीज आर ऑल चैनल हु इज ड्राइविंग सेल्स. एक्चुअली दीज आर ऑल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. जो सबसे मिस्टेक करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस, ये सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके यू कैन शोकेस योर प्रोडक्ट एंड यू कैन गेट द कन्वर्जन. नाउ क्या होता है कि बोथ ऑफ दिस, ये सारे चैनल इतना अच्छे से बिल्ड किया बिकॉज वो मार्केटिंग चैनल है, उसका रेवेन्यू मॉडल ही है. इफ यू एडवर्टाइज देन ओनली दे विल मेक मनी. आज के डेट में गूगल का ओनली सोर्स है टू अर्न मनी इज एडवर्टाइजमेंट. तो अगर जो भी समझते नहीं है उसके लिए बोल देते हैं कि गूगल जो ओनली सोर्स है इट्स अ एडवर्टाइजमेंट. के डेट में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बेच रहा है, बट इन टुडेस डेट ऑल्सो 90% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट. तो इनका है ही वो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म. अगर आप वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करो तो पैसे कैसे कमाएगा? तो कैसे आपको ऑर्गेनिकली वो शोकेस करेंगे जब तक यू आर नॉट मेकिंग समवन बेनिफिट? तो इट्स अ विन विन. दैट मॉडल वर्क्स इन अ विन विन मॉडल. एज ए मार्केटर we should not be so obsessed with that organic and inorganic. Rather we should focus overall level पे ROAS कैसे ड्राइव हो रहा है, and is it helping the brands to grow or not. बिकॉज ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फाइट करते रहेंगे तो कभी भी ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि दिस आर ऑल वर्क्स टुगेदर. और ये चैनल ऐसे ही बिल्ड किया हुआ है बिकॉज दिस आर ऑल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. तो एंड दे वांट, उनको ऐसे क्यों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बना के रखे ताकि जो ज्यादा खर्चा करे तो बैलेंस हो जाए उनका. तो कल के डेट में ये कोई भी एक्चुअल में इसका अगर इनर मीनिंग समझते हैं तो ये कोई एक्सिस्ट ही नहीं करता. इट्स अ को ब्रांडिंग, इट्स अ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक टुगेदर इट हैपेंस. समझ गया. एक आपने मोमेंटम की भी बात करी थी कि इनऑर्गेनिक बंद कर दो फिर देख लो क्या होगा, और वो हमने भी करके देखा हुआ है कई जगहों पे कि आप एक बार अगर मार्केटिंग का बजट कम हो जाता है तो वो मोमेंटम और आपकी जो पोजीशन है वो गिर जाती है और वापस आने में बहुत मुश्किल होता है. तो ये जो एक ये मिथ है या ये रियलिटी है कि आप अपना मार्केटिंग बजट एक बार आप पहुंच गए तो उसे कम नहीं कर सकते? देखिए इसका दो तीन तरीका है. अब ये
कम नहीं कर सकते ये गलत बात है, लेकिन चीजें जो है कि आपको कम करना क्यों है, दिस इज इम्पोर्टेंट। कि अगर इफ you are holding number one rank, again considering Amazon, now you are holding a number one rank for your product, and that product is giving you a good ROAS, and also it's running in a profitable ROAS, and it's keep growing, तो क्या रीजन होना चाहिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। तो फॉर मी, एनी ब्रांड, डोंट डिस्टर्ब इफ समथिंग इज वर्किंग गुड, ओनली स्पेंड योर टाइम इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग गुड। तो देयर आर ऑलरेडी बहुत सारे चीजें होते हैं जो ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, तो उनके ऊपर एनर्जी लगाते हैं अच्छा करने के लिए, क्यों और भी अनदर प्रॉब्लम लेके आए लाइफ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अब यही हो रहा है ना कि अब हमने हमने सोचा कुछ और था, लेकिन आपके जो पॉइंटर्स हैं उस पे क्वेश्चन और बनते जा रहे हैं। अब ये वेस्टफुल स्पेंडिंग का ये एक बहुत बड़ी बीमारी है मार्केटिंग में, जो हमने देखी है कि जो एसएलए होता है या जो एक्सपेक्टेशन होती है मार्केटिंग टीम से, मैनेजमेंट की या एजेंसी से, कंपनी की, जैसे भी हो, वो होती है कि आपको एक रोआस हिट करना है, आपने ही हिट कर दिया तो आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अपना रोआस हिट, उसके पीछे जो उन्होंने चीज़ें अचीव नहीं करी है, वो कोई देखता नहीं है और वो हमेशा मिस आउट हो जाती हैं। और हमने इतना चेक किया है कि इतनी वेस्टफुल स्पेंडिंग होती है कि 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार कीवर्ड्स पे आपकी स्पेंड हो रहे हैं, लेकिन उनमें से सेल खाली 500-600 पे ही आती है। बाकी के 95%, 96% कीवर्ड्स पे कोई सेल नहीं। आधा मार्केटिंग बजट हमने आधा भी देखा है कि अप टू 50% ऑफ मार्केटिंग बजट इज स्पेंट ऑन ऑल ऑफ दोस कीवर्ड्स जिस पे कोई भी सेल नहीं आती है। तो वो फिगर आउट करना, और वो फिर अगर आप किसी के पास वापस लेके जाओ तो मार्केटिंग टीम बोलती है कि हम तो R&D कर रहे हैं। तो R&D कैन नॉट बी 50% ऑफ द मार्केटिंग बजट ऑल्सो, इट कैन बी 5, 10, वट एवर परसेंटेजेस, राइट। सो ये जो वेस्टफुल स्पेंडिंग होती है, गलत, और एक ही एसिन पे, एक ही SKU पे 10-10 कैंपेन चल रहे हैं, क्योंकि पहले कोई कैंपेन बनाया था, उसमें वो थोड़ा बजट कम कर दिया, लेकिन चल रहा अभी भी है। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली डेटा से, सारी ट्रैकिंग से होती हैं, लेकिन आपके अपने एक्सपीरियंस में आपने भी शुरू से जब शुरू किया होगा, तब आपने भी चीज़ें सीख सीख के ही आप इस मुकाम पर आए होंगे। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कि वेस्टफुल स्पेंडिंग को कैसे रोक सकें, कैसे ज़्यादा अपने इन ट्यून हो सकें डेटा में, और ताकि ये सेविंग हो नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ये तो होते हो गई, क्योंकि एज इन इफ समवन इज एडवर्टाइजिंग देयर वुड बी लॉट ऑफ इररिलेवेंट सर्च टर्म्स एंड ऑल, एंड ये आपको कंसिडर कर ही लेना है कि आपका जो है ऑलवेज रहेंगे ही, हिस्ट्री बता रहा है कि 20-30% स्पेंड रहेंगे जिसमें आपको कन्वर्जन नहीं, एंड यू हैव टू कंसिडर दैट। क्योंकि क्या होता है कि शायद से आपको आज कन्वर्जन नहीं आ रहा है, बट उन्हें शायद से ओवर द टाइम कभी ना कभी आ जाएंगे, एंड ऐसे भी हो सकता है कि कभी भी नहीं आएगा। बट मार्केटर ऑलवेज, टाइम टू टाइम we need to do that, all the different sort of analysis and all. So we need to identify where we are burning money, and is it irrelevant search terms, or irrelevant targeting, or irrelevant product targeting, irrelevant keyword targeting, all of these. And then those analysis are important, and we can plug those areas कि अगर if irrelevant search terms, then we need to add such kind of keywords as a negative, so that we can stop spending on money, and that has to be an ongoing practice. ये actually कोई भी अगर एग्जीक्यूशन करेंगे तो उनके लिए ये एक वीकली मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज वीकली आज के डेट में, बिकॉज नाउ प्रीवियसली इट वाज रिलेवेंट बैक इन 6-7 years 8 years बिफोर, बट नाउ अभी AI एंड देन मशीन लर्निंग, ऑल ऑफ दिस केम इनटू द पिक्चर। तो आज के डेट में मैं बोलूँगा एटलीस्ट 15 to 30 days का रेंज में एक बार ये सारे चीज़ होना ही चाहिए, एंड आइडेंटिफाई करना चाहिए, and then we should flag it as much as possible. Okay. एंड अभी आपका 14 साल 15 साल का एक मार्केटियर का एक्सपीरियंस रहा है, और आपने एक मार्केटिंग हेड के तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है। अब आप एक ब्रांड ओनर हैं, तो मार्केटिंग के अलावा आपके और सारी चीज़ें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं। तो क्या आपका नज़रिया अब बदला है पहले के मुकाबले, कि अब आप कुछ चीज़ें जो पहले करते थे अब नहीं करते हैं, या ज़्यादा करते हैं, या पहले अपने आप को एक मार्केटिंग टीम में जब थे और CEO कुछ बोलता था तब आप अग्री नहीं करते थे, लेकिन अब आप समझते हैं, या वाइस वर्सा? तो इसमें क्या चेंज आया है? एक्चुअली एक बहुत बड़ा चेंज है। तो जी। भाई क्या हो कि पूरा दिन भर कैंपेन ले, अब क्या होगा कि आपके पास कैंपेन में कुछ ऑप्टिमाइज कर लेते, लेकिन आइडियल सिनेरियो में यू शुड गिव एटलीस्ट 15 days टाइम फॉर एनी कैंपेन टू लर्न एंड वर्क बेटर। ओके।
तो अगर 15 डेज के बाद क्या होता है, आपका एक्चुअल में वो कैंपेन का लर्निंग फिनिश होता है एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू रिजल्ट. तो दैट मीन्स इफ यू आर मेकिंग एनी चेंजेस यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 30 डेज, क्योंकि 15 डेज में लर्निंग खत्म होगा. देन उसके बाद इसका डेटा जनरेट होता है एंड देन उसके बाद यू कैन सी कि व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट वर्किंग. तो जैसे कि ये कोई भी कैंपेन में रादर वी शुड थिंक कि what new things can be tried. If something is happening now, let it be, but can we try out something else to increase the sales? तो उस लेवल का होना चाहिए. एंड एक्सपेरिमेंट के लिए नीड नॉट टू बी सो ऑब्सेस्ड इनिशियली कि एकदम से ये नहीं हो रहा है, पैनिक नहीं होना चाहिए. Rather we should give some time. Okay, cool. Okay, so now going back to that multiverse, आपके लिए एट्रीब्यूशन, करेक्ट एट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है? क्या आप उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि मुझे एक्चुअली में देखना है कि राइट सोर्स ऑफ द परचेज कहाँ से आया है, या आप ओवरऑल स्पेंड टू सेल्स का मेट्रिक ही चेक करने में आप सेटिस्फाइड रहते हो? इसीलिए Google Analytics also came into that picture. Okay, what channel has brought that revenue? So if there are 4-5 touch points, you can also allocate, or Google allocate certain weightage to that particular channel, because every channel brings some sort of, remove any particular channel from that conversion path. So if you remove, might be customer move to someone else. तो आज के डेट में वो सिर्फ जाके लास्ट वाला मैट्रिक्स जो कन्वर्जन हुआ है उस चैनल को नहीं कंसिडर करना चाहिए. It has to be that holistic approach कि all channel an entire assisted conversion, entire purchase journey, entire funnel, and then we should take a call. So and it is a crucial. So I consider this not that only channel level but rather than holistic approach. और आज की डेट में आप कितने मार्केटिंग चैनल्स पे आप रोज या जो भी फ्रीक्वेंसी में स्पेंड करते होंगे, एंड दैट वुड इंक्लूड आपका गूगल हो, मेटा हो, मार्केट प्लेसेस हो गए, फिर व्हाट्सएप भी एक मार्केटिंग चैनल है, उसके अलावा भी आप कुछ लोग अफिलिएट्स यूज, रीसेलर्स यूज करते हैं, कई सारी चीज़ें यूज की जितने भी रीच आप बढ़ा सकें. तो आपके लिए वो सेल पॉइंट्स और आपके लिए वो सेलिंग पॉइंट्स, सेल पॉइंट्स कैन यू प्लीज सेल पॉइंट मतलब कि सेल पॉइंट से मेरा मतलब है कि जो कस्टमर फेसिंग, आप यही बताइए कि कस्टमर तक आप किस किस तरीके से पहुंचते हैं आज की डेट में? तो अगेन लिंक तो सब चैनल में ही करते हैं, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट. नाउ इफ we are on Myntra, so we are also advertising on Myntra, and for our website we are using Google Meta and that WhatsApp marketing, and quick commerce also we do advertisement. So again we now onboarded on Blinkit, so might be we are we are discussing with other channels as well, but yeah, as in these are the channels we do use. देखिए, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट के 6 months 1 year बिफोर वी डिड नॉट हैव चैनल लेवल स्ट्रेटेजी एंड ऑल, बट नाउ आई फील यू नीड टू हैव दैट चैनल लेवल प्लान. And channel level plan in the sense, now you can consider that what's that historical ROAS trend, and then what sort of plan you are looking for. And उसमें एक चीज ये है कि now we cannot be so rigid towards it. Now because sometimes we see that lot of things changes. So जैसे कि एग्जांपल है, लोगों ने एक कैटेगरी लॉन्च किए थे न्यू, एंड वो सोचे नहीं थे कि वो कैटेगरी कितना ये होगा, बट वो काफी सरप्राइजिंग था कि कैटेगरी लॉन्च करने का ना विद इन 1 month इनका इतना सेल होने लगा था कि इट वाज ऑलमोस्ट 10x मोर देन व्हाट वी आर थिंकिंग. तो नाउ अगर ऐसे कुछ मोमेंटम मिल जाता है तो इमीडिएटली यू कैनॉट बी सो रिजिड कि आई कैनॉट वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट एंड ऑल. सो यू शुड कीप इट गोइंग, बिकॉज दैट मोमेंटम जैसे कोई बन जाता है तो मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए. बिकॉज इट टेक्स, जैसे कि वो मार्केट प्लेस कोई प्रोडक्ट का रैंकिंग खराब हो जाता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अगेन रीबिल्ड इट. तो अगर इस काइंड ऑफ कोई मोमेंटम बनता है तो वी शुड लेट इट गो, बट एक प्लान तो होना चाहिए कि हाई लेवल पे, बट वी कैन चेंज इन बिटवीन बेस्ड ऑन दैट इम्पैक्ट. टू बी ऑनेस्ट कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया हूँ, क्योंकि पहले सिर्फ मार्केटिंग लेके, तो आजकल थोड़ा रोल्स भी बदल गए. बट एक चीज़ है कि ये जो है कुकीज़ वगैरह यू कैनॉट दे आर नॉट पासिंग द कुकीज़. तो क्या होता था कि कस्टमर का जो है रीमार्केटिंग का ऑप्शंस बहुत इजी हो जाता था थ्रू कुकीज़. लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, नाउ एप्पल इज गिविंग अ फर्स्ट प्रायोरिटी. मेरा कस्टमर जो है उनके साथ मेरा ज़्यादा रिश्ते जुड़े रहना है.
लेकिन उसने ये भी कर लिया, गूगल ने उसका भी ब्रेक कैसे कर लिया कि उन्हें जाके एप्पल के साथ कुछ तो टाई अप कर लिया, जहाँ पे नाउ इंस्टेड ऑफ सफारी नाउ एप्पल कस्टमर आल्सो विल बी यूजिंग क्रोम। तो क्या हो जा रहा है कि उन्हें भी उनका जो फर्स्ट पार्टी डेटा इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो क्योंकि वो पहले कुकीज होने से बहुत थर्ड पार्टी के साथ भी ये हो जाता था, बट नाउ आज के डेट में उनको ब्रेक करने के लिए गूगल एंड एप्पल आल्सो केम टुगेदर टू सॉल्व इट। दे आर गिविंग कस्टमर प्राइवेसी जहाँ पे ये कुकीज वगैरह नहीं ट्रैक करेंगे, बट अदर वे भी ये ट्रैक कर ली है कस्टमर परचेज जर्नी। तो अगेन एक ही चीज़ है, जैसे कि स्पेशली ये जो मेटा वगैरह आते हैं इन बिटवीन, तो वो एक तो इम्पैक्ट हुआ ही है, जहाँ पे रीमार्केटिंग का पहले ये बहुत इजी हो जाता था कि समवन इज विजिटिंग ऑन वेबसाइट एंड देन इमीडिएटली बाहर जाने से उसका मेटा का ऐड करने लग जाते थे। बट आज के डेट में वो थोड़ा कम हुआ है, बट अभी भी आते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि मार्केटर के लिए इसको ये कंसिडर करना चाहिए कि आई थिंक नाउ इंस्टेड ऑफ प्ले अ ब्लाइंड रोल, जैसे कि हु इज माय कस्टमर, जी कस्टमर पर्सोना अच्छे से समझना चाहिए, and then accordingly meta also will give you a lot of data points in post that experiment, what's the gender is converting, which locations people are purchasing, what device they're using, what placements they are converting. So all the data points you can read it and you can analyze it. So बट I would recommend कि all the data points को समझिए, you understand your audience and you not to be so panic. एब्सोल्युटली। आप ये कस्टमर परचेज जर्नी की ही बात कर रहे थे और आपने पिछले 14 साल से जैसे आप बता रहे थे कि आप काम वही करते हैं, उसके तरीके, उसके नाम, उसके टूल्स और वो सब बदलते जा रहे हैं। बट ये कस्टमर परचेज जर्नी भी आज की डेट में भी अगर आप शॉपिफाई पे ही जाते हैं तो यूटीएम सोर्स या कुछ देखते हैं या फिर और मल्टीपल, जैसे आपने बोला कि मल्टीपल लोग उस पे एट्रीब्यूशन लेते हैं कि ये हमारे तरफ से भी आया। तो वो क्या, और हम लोग अमेज़न पे भी देखते हैं तो अमेज़न पे भी वो परचेज़ ठीक नहीं होता है, हेलो इफ़ेक्ट भी होता है। अब मैंने किसी और ऐड पे क्लिक किया लेकिन खरीद कुछ और लिया, वो एट्रिब्यूशन ऑफ स्पेंड तो पहले वाले भी चला जाएगा लेकिन परचेज़ दूसरे का हुआ और वो हेलो इफ़ेक्ट, ब्रांड इफ़ेक्ट, बहुत सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो ये जो करेक्ट एट्रिब्यूशन है या पूरा जो कस्टमर परचेज जर्नी जो ट्रैक करने का, वो सॉल्व ही नहीं हो पाया ठीक से। सब लोग ही अदम्पशंस, सब लोग ही एस्टिमेट ही लगा रहे हैं। तो लेकिन वो उस एस्टिमेटेड अदम्पशन के साथ में भी क्या ये यूजफुल होता है समझना कि बस आप अपना एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, थोड़ा सा बेसिक अच्छी स्ट्रैटेजीज के संग एक मार्केटिंग एग्जीक्यूट करो एंड द रेस्ट विल फॉलो। इज दैट द करेक्ट स्ट्रैटेजी या फिर उसमें डीप घुसना चाहिए कस्टमर परचेज जर्नी को समझने के लिए? देखिए, जब मैं सिर्फ मार्केटिंग करता था तो वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ दिस। Yeah. बट मुझे लगता है आज के डेट में कि अगर एग्जाम्पल कि अगर मैं 100 खर्चा कर रहा हूँ, कि जैसे कि मेरा अगर मार्केटिंग बजट इज 10 lakhs, नाउ इफ आई हैव केप्ट अ गोल फॉर 60 lakhs ओवरऑल, और ये तो 70 lakhs, इफ इट्स मीटिंग कि मुझे, तो आई वुड कंसिडर कि ये 10 लाख को कैसे 20 लाख करेंगे एंड इसको 60 लाख को कैसे 1.2 CR करेंगे। तो अगर ज्यादा टाइम सोच के कि आई इन माई ओपिनियन नाउ, more analysis will make you paralysis. So rather keep it simple and focus on that purely marketing channel, focus on sales and then grow. So growth should be that first criteria. If you can spend that money in the right pocket, always you need to do that spending at the right pocket. So that's the reason you need to do that right sort of targeting, right sort of analysis and execution. बट डेटा लेके उतना ज्यादा जाने के लिए जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई डेटा यू कैन अंडरस्टैंड योर कस्टमर पर्सोना एंड Correct. देन बिल्ड योर एंटायर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिल्ड योर एंटायर पोजीशनिंग एंड देन फोकस टुवर्ड्स इट। हाँ, और वो जैसे वो गैम्बलिंग में वो हाउस ऑलवेज विंस, कसीनो है, वो जीतेगा ही जीतेगा, कितना कुछ भी कर लो, कितना ही करेक्ट। पढ़ लो, अपने अपना iOS का कुकी चेंज लगा देना है और फिर सारा वो धरा का धरा। बट एनीवे, अभी ये आज अगर आप मैक्सिमम लोगों का सर्वे लें और पूछें कि व्हाट इज योर बिगेस्ट पेन पॉइंट, सब लोग बोलेंगे मेटा, मेटा नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ट्विटर में भी हर लोग यही बोलते रहते हैं कि आज मेटा ने ये कर दिया, वो कर दिया। कितनी ब्रांड्स हैं वो लेस देन 1 के रोआस पे ऑपरेट करते हैं मेटा पे, विच इज अनबिलीवेबल फॉर मी कि मतलब मैं पैसे दे रहा हूँ लोगों को मेरा माल खरीदने के फ्री में एक तरीके से। सो लेकिन ये चीजें क्योंकि बट दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ले ऑफ द लैंड राइट नाउ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ वेरी गुड रोआस ऑन मेटा, और मेटा की अंडरस्टैंडिंग ही अमेजोन पे तो मैं जो कि कोई भी नौसिखिया भी हो जिसको कोई मार्केटिंग के बारे में ना पता, मैं भी ऑटो एड चला के 2-3 का रोआस तो मैं भी ले आऊंगा, मतलब कोई भी ले आएगा क्योंकि वो
अमेजोन जैसे आपने बोला पुल वर्सेस पुश और जो भी उनका रीजन होता है, अमेजोन आपको वो देता है रिटर्न, बट मेटा ना तो वो रिटर्न दे रहा है ना, और उसको ये भी है कि मैं नहीं दे रहा, भाड़ में जाओ तुम कर लो जो तुमको करना है। सो ये मेटा का जो दिस एनिमल विच इज मेटा, इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा है, क्या है, कैसे कॉन्कर होगा, और इसके बारे में क्यों आप बहुत अच्छे से मेटा करते हैं, इसकी कोई स्ट्रैटेजीज हैं, क्रिएटिव्स का क्या, कैसे कैंपेन बनाना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ आपको, और आप अपने आप स्ट्रक्चर कर लीजिएगा कि डेमोग्राफिकली आपको कैसे आप इसको टारगेट करेंगे। जैसे आपने अपने कस्टमर पर्सोना की बात, या इससे मैं समझ के फिर मैं कुछ क्रिएटिव या कैंपेन्स बनाऊं, या पहले मैं क्रिएट समझूं अपने कस्टमर पर्सोना को और फिर वापस आके बनाऊं, या और इट इज अ रिवॉल्विंग साइकिल जो एक दूसरे में फीड करता रहेगा अपने आप को कांस्टेंट। ये बताइए इसके बारे में, मेटा के बारे तो आई थिंक कि लोगों का एक थोड़ा जो है कि आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इज की नाउ कि मेटा किस टाइप का चैनल है। नाउ मेटा इज टू बिल्ड योर ब्रांड नाउ, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस, फॉर आवर ब्रांड, आवर कस्टमर्स आर ऑल ऑन मेटा। एंड नाउ आई थिंक जो मिस्टेक हो रहा है कि मेटा को अगर इफ यू ट्रीट इन ए सेपरेट वे, कि मेटा अगर आपको आरओआई ला के देगा एंड दैट विल बी अ प्रॉफिटेबल आरओआई, तो वो एक गलत एक्सपेक्टेशन हो जाता है मेटा से। क्योंकि ये है, आपको ऑलवेज समझना है कि जो मैं बता रहा था कि यू आर शोइंग योर एड्स टू समवन हु इज नॉट इवन रेडी टू परचेस। तो नाउ उस टाइम पे ये समझना जरूरी है कि अगर इफ आई हैव टू मेक समवन परचेस, क्या ब्रांडिंग होना चाहिए, क्या पोजिशनिंग हो, ताकि वो जाके खरीदे। सेकंड है, किसको टारगेट कर रहे हो, क्या प्राइस पॉइंट है। अगर आपका प्राइस पॉइंट हाई है, एग्जांपल नाउ इफ यू आर टारगेटिंग टू tier 3 cities, or some of the villages also. Now how can you expect someone to without even ready to purchase 1,000 rupees product from a someone living in a village? But ये केस में ये हो सकता है कि आपका कस्टमर, जैसे कि एग्जांपल someone is working in corporate and then living in a metro city, they might be able to complete the purchase. तो वो एक सिनेरियो जहाँ पे इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। सेकेंड है, मेटा में आपको ये भी सोचना है कि आपका ये ब्रांड ये अगर ब्रांड को ट्रस्टेबल ब्रांड बनाना, मेटा इज द प्लेस, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। तो अगर ट्रस्टेबल ब्रांड बनाना है आपको, ये मेटा का इम्पैक्ट और एक एंगल से भी ओवर द टाइम कितना लोग आके डायरेक्टली टाइप करके अपना वेबसाइट में, एंड दैट मेटा ब्रिंग्स दैट ट्रैफिक फॉर यू। तो डायरेक्टली ट्रैफिक या तो अपना ब्रांड नेम सर्च करके आ रहा है, जी। तो उस एंगल से भी ये पॉसिबिलिटी होता है। तो आई वुड से कि for me, Meta, we love Meta, and we feel that, for any brand to build a brand, Meta is necessary. Perfect. It's necessary evil maybe, but necessary. So what is the role of then the creators, the demography, और जो मैंने last को point बोला था कि customer persona feeding into how a campaign will be created or demography will be decided कि कहाँ पे कितना किसको दिखाना है. Does the persona study comes first and then it goes into creation of campaigns, or creation of campaign को study कर then you understand your customer persona and then you feed and recreate or edit your campaigns also? How does that work? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या तो सोचते हैं कि मेरे को ये बेचना है, तो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड देयर कस्टमर कि who will be purchasing it. But if someone don't understand it, then they can learn from the open-ended experiment. कि open, they can go open and they will learn from the data कि who is the customer. But for building a campaign over the time, it has to be based on that whom you are planning to target, and accordingly your messaging, your creative, it can be event specific. जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो if you are selling something, so it can be something for sister. Now your target would be definitely that main customer, so not for the women. And for men, that ad copy should talk about for your sister. So Rakshabandhan gift for your sister. So these sort of things has to be there, or else that creative, there would be mismatch. So if you show during Rakshabandhan purchase for your girlfriend, so might be it will not work. Might be during Valentine it might work. Correct. Perfect. So इसमें
व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन्स, मतलब ये बाय वन गेट वन बंडल्स और इस तरीके के कैंपेन्स को हमें किस तरीके से कंसिडर करना चाहिए? और मतलब मेटा में कैंप डिस्काउंट्स और कैंपेन्स, उसकी स्ट्रैटेजी कोई है एक बेसिक जो लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई प्लेबुक है? या फिर अगेन इट इज आपको मतलब इतना बोगो चला दो, इतना ये चला दो, इतना ऐसा कर दो, वो कुछ स्टैंडर्ड प्लेबुक होना चाहिए या यू लर्न एज यू गो? नहीं, उनमें भी 2-3 टाइप का है, जैसे कि उसमें भी मेटा के अंदर भी टॉप ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल है। तो यू कैन रन योर अवेयरनेस कैंपेन एंड ऑल्सो यू कैन रन योर कन्वर्जन कैंपेन। So for you can retarget those audiences who have visited you before, and then you can try to convert them. So this can be done. Yeah, I think this is how it can be. But then again, this is the most interesting part. You need to keep experiment with different sort of creatives. अगर आज के डेट में क्रिएटिव बनना और भी आसान हो गया because AI comes into the picture. Now जो क्रिएटिव पहले एक दिन लगता था बनने के लिए, अभी आधा घंटा लगता है. So I think this is when that we need to understand the theme of that particular time. We need to understand the audience of that, and then accordingly we can build a creative and then we can try it out. सो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट के लिए रखा था, पर आपने अभी मेंशन किया तो मैं ये आपसे पूछ लेता हूँ कि द रोल ऑफ एआई इन मार्केटिंग एज अ होल, इंक्लूसिव ऑफ ब्रांडिंग, कैटलॉगिंग, उन सब में क्रिएटिव क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, इन सब में आप अभी कैसे यूज करते हैं और आप आगे कैसे देखते हैं उसका रोल कैसे इवॉल्व होगा? और देखिए, सेकंड क्वेश्चन इज कि अमेजोन भी अब आपको ऑटो जनरेटेड कैंपेन कि आप ये कैंपेन इस पे बस क्लिक करो और कैंपेन क्रिएट हो गया, बाकी सारी चीजें वो ऑटो क्रिएट करके आपको सजेस्ट करने लगा। सो ये सब चीजों को आप देखिए, मैंने शुरू में एक चीज बोला था कि जैसे जितना भी ये ऑटोमेशन आ रहा है, इट्स एक्चुअली इफ यू कंसिडर इट्स मेकिंग मार्केटर्स लाइफ इजी। क्योंकि ये जो है कि पहले जितना एग्जीक्यूशन में टाइम जाता था उतना एग्जीक्यूशन आज के डेट में जरूरी नहीं है, बट दे वांट यू टू स्पेंड मोर टाइम टू थिंक। नाउ बीइंग ए मार्केटर यू नीड टू थिंक इन अ क्रिएटिव वे हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस। तो एआई को आप एक आशीर्वाद के, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस नाउ। सेकेंड इज के जो क्रिएटिव वाला रोल आ रहा है, क्रिएटिव तो मैं बोलूंगा कि ये तो एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग सिंस वी हैव स्टार्टेड आवर ब्रांड, आई वुड से कि नाउ आज के डेट में जो चीजें अपने लिए 1 वीक लगता था, आज के डेट में उससे बेटर आउटकम आ जाता है हाफ ऑफ द डे में। तो आई वुड से कि इट्स मेकिंग आवर लाइफ इजी एंड उससे बेटर क्रिएटिव आ रहा है, better outcome हो रहा है, and everyone should capitalize this. I would say कि it's actually a blessing for all the marketers in today's state. जो execution time है बहुत fast हो जाए, better maintain हो रहा है, and at the same time it's a cost effective also for us. बट तो एक चीज ये भी देखिए ना हमने जयमल भाई की, आज की डेट में जो डिफरेंशिएशन है एटलीस्ट फ्रॉम अ कैटलॉग पर्सपेक्टिव वो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो एक ही जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स और फोटोज, क्योंकि हमारी कैटेगरी जैसे मेटल प्लांटर्स की कैटेगरी में आप मेटल प्लांटर सर्च करो, सब कुछ एक ही जैसा दिखता है। तो उसमें वो एक डिफरेंशिएशन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले फिजिकली मैनुअली नहीं ला पा रहे थे तो आप एआई के थ्रू किसी तरीके से थोड़ा सा तो डिफरेंट बनाइए और उसको करिए, तो मे बी एआई कैन हेल्प दैट। बट एआई democratizing that to everybody may also mean more competition, because then everybody has that power, then it that is अब उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि वो कौन कितना अच्छा कैंपेन या क्रिएटिव बना सकता है। लेकिन सबके पास में ही वो यूटिलिटी होगी, लेकिन हर कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा उतने अच्छे तरीके से, बट इट विल क्रिएट दैट हेल्दी कंपटीशन आल्सो, आई वुड थिंक सो। कंपटीशन तो पहले भी था और आगे भी रहेंगे। जी। तो और पहले सारे व्हाइट बैकग्राउंड होते थे, अब धीरे धीरे कलरफुल बैकग्राउंड होने लगे। बट ओनली थिंग इज के ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इनमें आपको एक चीज समझना है कि जो कस्टमर जैसे ऑफलाइन में कोई खरीदते हैं, दे विल गेट दैट टच एंड फील फैक्टर, एंड Right. जिसमें क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में, इट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन टू देम कि मैंने को ये सेटिस्फाइड हुआ एंड देन परचेज इट। बट नाउ ये डिजिटल वर्ल्ड में इट्स एवरीथिंग इज नाउ इंटेंजिबल। नाउ उसमें आपको, अगर इफ यू हैव टू गिव अ सच काइंड ऑफ फीलिंग टू अ कस्टमर, तो आपको ये क्रिएटिव ही कैन बी द ओनली सोर्स जिसमें यू कैन प्ले बेटर। नाउ व्हेन इट कम्स टू दैट डिफरेंशिएशन फैक्टर्स एंड ऑल, नाउ जिसको करना है वो करेंगे, कहाँ पे करेंगे, उनको फर्स्ट इमेज में नहीं करेंगे तो सेकंड इमेज में करेंगे, सेकंड नहीं तो थर्ड।
वो करेंगे। उनका ब्रांड स्टोर होता है जो है, उसमें बहुत डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वीडियो जो बनेगा उसमें डिफरेंशिएशन होगा, उनका मैसेजिंग में जो होगा डिफरेंशिएशन होगा। तो जिसको करना आता है वो करते रहेंगे। एंड यू वुड से कि कंपटीशन तो आगे भी था, अभी भी रहेंगे और फ्यूचर में। जी। नहीं, आप ये बात बताइए कि आपने ये मेंशन किया, तो मैं इस पे आपसे पूछता हूँ कि especially on a marketplace, it's an Amazon. Is there a playbook कि X number of images, Y number of video, A plus content is necessary to make a listing a winning listing? कोई मैथ्स है आपके दिमाग में कि आप इंश्योर करते हैं कि मेरा हीरो SKU आइडियली तो सारे SKU पे हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा, टाइम, बैंडविड्थ को अगर ध्यान में रखें तो ये SKU में ये बेसिक मेरे को चाहिए जो मेरा हीरो SKU। नहीं जी, क्या तो वही वाला बात है कि जैसे जो बात किया कि अगर ऑनलाइन में आप बेच रहे हो तो कस्टमर को अगर प्रोडक्ट समझना है तो आपके लिए जितना डिटेल आप ऐड कर सकते हो, जितना नंबर ऑफ इमेजेस है, तो इसीलिए दे हैव केप्ट 7 ऑप्शंस। नहीं तो वो लोग 2 ही ऑप्शन रख देते। तो वो लोग रखे ही है कि ताकि आप जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपका कस्टमर को भी बेटर समझ में आएंगे एंड इट विल इम्पैक्ट इन योर कन्वर्जन। अगेन जो भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका वीडियोस का ऑप्शन है, अगेन टू इंक्रीज द कन्वर्जन, आपका जो A+ कंटेंट है, अगेन टू इंक्रीज द कन्वर्जन। क्योंकि कस्टमर का जो है टाइम स्पेंड बढ़ जाता है A+ कंटेंट से, वीडियो से। तो उनका मतलब यू नीड टू स्टॉप योर कस्टमर बिकॉज़ दे हैव थाउज़ेंड मिलियंस ऑफ ऑप्शंस। So to make them purchase, they need to have a solid reasons to stop and complete the purchase. So the uh, these are all I would say कि is definitely needed. But again, I think AI comes into the picture now. No one should have excuse कि we were unable to do this. Rather than we should focus on how we can do this. और मार्केट प्लेसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ही, इनमें अलग अलग कैंपेन्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड टीवी भी एक दिखना शुरू हो गया। पहले यूएस में शुरू हुआ था, अब इंडिया में भी दिखाना शुरू कर दिया है। फ्लिपकार्ट पे PLA है, PCA है। इन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि एक नए ब्रांड को या एग्जिस्टिंग ब्रांड, मतलब एक मिडिल स्टेज ब्रांड को भी, व्हाट इज दैट मिक्स, इज देयर अ प्लेबुक कि इतना मिक्स रखो SP में, HD में, SB में, और उसके अंदर भी फिर टॉप ऑफ द पेज, रेस्ट ऑफ द पेज, प्रोडक्ट पेज, इन सब के बारे में आपका कोई ओपिनियन है या इज इट अगेन एक्सपेरिमेंटेशन? नहीं, फर्स्ट थिंग इज के देखिए कि जैसे कि एक कस्टमर परचेज जर्नी हो, तो कस्टमर परचेज जर्नी एक ही क्लिक में कन्वर्ट हो, बहुत लकी बात। बट कभी कभी ये लगता है कि 4 टाइम्स विजिट, 3 टाइम्स विजिट, 5 टाइम्स विजिट भी, 10 टाइम विजिट भी, 20 टाइम्स भी देखा हो चीज़ों में। आई फील के एज ए ब्रांड यू नीड टू कंसिडर ऑल दी एरियाज। जैसे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी होना चाहिए। नाउ अगेन ब्रांड हैज टू बैलेंस ऑल बिटवीन ऑल ऑफ दिस। बट सबसे ज़्यादा स्पेंड ऑल हमेशा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में होता है, क्योंकि उसमें कस्टमर इंटेंट ऑफ परचेज वेरी हाई। देन हो जाता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड आ जाता है, एंड देन स्पॉन्सर्ड एंड तो क्या आप थोड़ा सा एक छोटा ब्रीफ में समझा सकते हैं तीनों में डिफरेंस क्या होता है? और वही बोला है कि जैसे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो होता है कि कस्टमर नोज व्हाट दे वांट्स टू परचेज। जैसे कि मुझे आईफोन खरीदना है, मैं जाके सर्च करूंगा आईफोन, तो आईफोन शुड कम एंड टॉप ऑफ माय सर्च। तो कस्टमर नोज व्हाट दे वांट्स टू परचेज, तो उसमें इंटेंट ऑफ परचेज वेरी हाई। तो आपको अगर विजिबिलिटी राइट करेंगे विद द राइट कीवर्ड्स, तो आपका कन्वर्जन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नाउ सेकेंड हो जाता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, जहाँ पे यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर ब्रांड, जहाँ पे यू कैन show some kind of banner with your logo and all of these। तो आपका वीडियोस we can show your product lifestyle video या तो प्रॉपर वीडियो, एंड देन आपका फिर से क्या हो जाता है, ब्रांड रिकॉल हो जाता है। तो कस्टमर को लोगो दिखेंगे आपके ब्रांड के नाम अमेजन में, तो उधर से क्या पता आपको वेबसाइट में अमेजन में आपका ब्रांड से आपका अगर एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा, नेम रिकॉल हो गए, तो क्या पता उन्हें जाके वो सर्च करेंगे। एंड देन हो जाता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, जहाँ पे रीमार्केटिंग का भी ऑप्शन है। जैसे दोस्त हु हैव seen your product, again if they are seeing your competitor product, again you are showing them कि भाई don't forget me, I'm there, so you can come back to me। तो इसलिए आपका पूरा जो है बैलेंस होना चाहिए, सब जगह प्रेजेंस होना चाहिए, so that you can follow them at the same time you can increase the conversion। पर आप ये बात बताओ कि एज अ लेट्स से मैं एक नया ब्रांड ओनर हूँ, मैं भी कुछ बना रहा हूँ, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं अमेजोन के ऐड क्रिएशन में कि पहले तो आप ये SP, HD, SB में चूज़ करोगे, उसके बाद में फिर आप प्लेसमेंट चूज़ करोगे, फिर आप एग्जैक्ट या फ्रेज चूज़ करोगे,
फिर आपको कीवर्ड भी ढंग से चूज करना होगा, फिर आपकी बिड क्या होने वो होगा, बिड भी डायनामिक है या स्टैटिक है फिर वो चूज करना होगा। तो ये इतने सारे पैरामीटर्स के अगेन कोई बेसिक थंब रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, या फिर कोई रिसोर्स है जो पढ़ना चाहिए, वरना वरना जिसको नहीं पता है वो कैसे इन सब चीज़ों को समझेगा कि मैं जो इससे लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर जो नॉन मार्केटियर्स हैं या जो नहीं समझते हैं, इसीलिए ऑब्वियसली आप भी ये सजेस्ट करते हो कि एजेंसीज के संग में या एक्सपीरियंस बंदों के साथ में ही काम किया जाए। बट ये इतने सारे वेरिएबल्स हैं, उनको क्या या कुछ को बाय डिफॉल्ट पे ही छोड़ देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए इनके बारे में? देखिए ये सबको इजी करने के लिए आ रहे हैं काफ़ी सारे चीज़ें भी, जैसे ऑटो कैंपेन है, सबका ही है, जैसे गूगल में, अमेजन में भी, फ्लिपकार्ट में भी है, मेटा में भी है, एडवांटेज प्लस बोल के है। ये है कि आपको एक तो ऑटो कैंपेन रन कर सकते हो, बट उसका भी एक सर्टेन लिमिटेशन है। वो शायद से एक जो है आपको वो एड कैंपेन का शायद से 0.0 to 1 का जाने के लिए ठीक है, बट आपके लिए वो 1 to 2 में, 2 to 3 में जाना है, तो देन कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट्स। एक चीज़ सोचना है कि ये फुल टाइम जॉब है, तो ये किसी का काम हो, अगर उसके लिए आपको चाहिए स्पेशलाइज्ड पीपल जो ये चीज़ को करेंगे। ये कोई सोचना नहीं चाहिए कोई भी ब्रांड के ये मार्केटिंग वाला लोग रखेंगे तो ये अपने लिए एडिशनल कॉस्ट है। कोई भी ब्रांड का देन इट्स लाइक इफ यू नीड someone for cataloging, if you need someone for supply chain, if you need someone for operations, at the same time you need also someone for managing the campaigns to increase it. Perfect. Anything so great. I mean, I have asked all the questions I wanted to ask, but इसके अलावा is there anything else you would want to share as a parting thought or the concluding thought कि for brands just to how to think about marketing functions, और कोई और tools होते हैं, resources होते हैं जो use करने चाहिए initially, जिन पर डिपेंड कर सकते हैं आप परफॉर्मेंस बेटर करें? नहीं, एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको हमेशा सोचना है कि कैसे जितना भी एआई है या तो ऑटोमेशन है, उसको कैपिटलाइज करना है, एंड एट द सेम टाइम यू कैनॉट कंप्लीटली ट्रस्ट एआई। तो इसीलिए बोला कि एआई टू मेक आवर लाइफ इजी वेयर वी कैन गेट अवे फ्रॉम द एग्जीक्यूशन and we can think. So you need to think how to make the AI perform better. But always welcome whatever the tools are available. Every day some other tools are coming. So Right. I would not say कि कोई ऐसे tool है जो जिसको अभी पूरा एकदम फॉलो करना है, उसके बिना कुछ चीजें ब्रेक हो जाएंगी। जी एवरी डे देयर आर अदर टूल्स आर कमिंग, लॉट ऑफ इनोवेशंस आर हैपनिंग। अब देखो जो आ रहा है साथ कैसे अपना थिंकिंग मिक्स करके हाउ वी कैन रन इट बेटर। awesome. Thank you so much जी अमूल for this, and maybe एक कभी और अगर समय मिला और आपकी भी अग्रीमेंट हुआ तो हम लोग चैनल स्पेसिफिक डीप डाइव करके एक बार हम लोग डैशबोर्ड दिखा के कि यहाँ पर इस तरीके से ये डेटा मिलता है, ये होता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो वो भी एक रन थ्रू कि किसी को अगर नहीं आता हो चलाना, क्योंकि दीज डैशबोर्ड्स कैन बी वेरी वेरी ऑफ पुटिंग एंड ओवरवेलमिंग टू समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड दैम, तो मे बी देन वी विल ट्राई दैट ऑल्सो, बट दिस वॉज वेरी वेरी इनसाइटफुल, कई सारी नई चीज़ें सीखने को भी मिली, एंड आई एम श्योर जो भी इनको सुनेंगे उनको भी मिलेगा। So thank you so much for sharing that, and lovely talking to you, and you have great insight, and all the best in scaling up Nilu's collection. Thank you so much, sir, for hosting us again. It was absolutely pleasure, to answering all the questions. I Haji. hope that, it will add some value to everyone's life. But Absolutely. yeah, thank you so much for again Absolutely, hosting. it will. It will. It will. Thank you so much. Thank you. Bye.